स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन ऐप पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और हम आज दूसरे चैप्टर का लाइन बाय लाइन जो है NCERT का हम अध्ययन करेंगे। और ध्यान रखिए कि ये जो है आपके सिलेबस के लिए 11th क्लास के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, चाहे BPSC का हो, UPSC का हो या अदर किसी भी प्रकार के आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका NCERT का हिस्ट्री है। तो लाइन बाय लाइन इसको आप लोग देखेंगे। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हमारा सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का, क्लास 11th हिस्ट्री NCERT का सेकंड चैप्टर हम अब स्टार्ट करेंगे इसको। यहाँ देखिए दो साम्राज्य, यहाँ दो साम्राज्य, टू एम्पायर, ये दो साम्राज्य की बात हो रही है, टू एम्पायर्स की बात हो रही है। यानी दो एम्पायर्स के बारे में मुख्य रूप से हम इसमें हम लोग पढ़ेंगे। टू एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए टू एम्पायर्स के बारे में। अब टू एम्पायर्स जो है ये दोनों साम्राज्य तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। यहाँ महाद्वीप कॉन्टिनेंट, महाद्वीप की यदि हम बात करें, कॉन्टिनेंट की यदि हम बात करें तो कॉन्टिनेंट की संख्या कितनी है? 7 है। अगर देखिए तो एक नंबर में हम लिख सकते हैं अपना एशिया लिख दीजिए, ये महाद्वीप है। उसके बाद यूरोप हो गया, उसके बाद आपका अफ्रीका हो गया, उसके बाद और आप लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया, और दो महाद्वीप में आप नाम लिख सकते हैं, 4 महाद्वीप हो गया। 5 नंबर में ऑस्ट्रेलिया के बाद उत्तरी अमेरिका, ये सब कॉन्टिनेंट है पृथ्वी पर, ये सब महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, एक महाद्वीप और आप लिख सकते हैं यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका, और 7वां नंबर में जो एक महाद्वीप है उसको हम लिखेंगे अंटार्कटिका। तो इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। इसमें से जो अंटार्कटिका है इसमें इट हैज नो इनहेबिटेंट्स, यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं रहते हैं क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। ये बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है, बर्फ से ढका हुआ ये कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पर जो ये एम्पायर जो हम लोग देखेंगे, दो साम्राज्य जो देखेंगे वह 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। मतलब इसमें से हम लोगों को गौर करना है कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो 6 महाद्वीप है, इसमें से 3 कॉन्टिनेंट में यह साम्राज्य फैला हुआ है। उस साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। आप अनुमान लगाइए कि ये अब तक का, जब से मानव ने सभ्यता संस्कृति को एस्टेब्लिश किया, स्थापित किया दुनिया में, तब से लेकर के आज तक अगर देखा जाए तो इतना बड़ा साम्राज्य कभी किसी का नहीं रहा होगा। तो ये दो साम्राज्य कौन से हैं जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और इस साम्राज्य में से एक यहाँ देखिए यायावर साम्राज्य का चर्चा हो रहा है। नोमैडिक एम्पायर इसको हम कर सकते हैं, नोमैडिक एम्पायर, यायावर साम्राज्य। यायावर का अर्थ क्या होता है? घुमक्कर, इसका अर्थ होता है घुमक्कर। ये भी एक अटपटा वर्ड आपको मिल गया। जो घुमक्कर होगा वह फिर साम्राज्य कैसे स्थापित करेगा? साम्राज्य अगर कोई स्थापित करेगा तो उसको तो एक जगह उस साम्राज्य को संचालित करने के लिए रहना पड़ेगा। तो ये कैसा, एक तरह से विरोधाभासी शब्द यहाँ पर लगता है। यायावर का अर्थ होता है घुमक्कर, घुमक्कर के साथ साम्राज्य भी लगा हुआ है। तो भाई अगर ये यायावर है, घुमक्कर है, तो फिर साम्राज्य कैसे बनाएगा? और साम्राज्य बनाएगा तो फिर साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी जो सुरक्षा है, उसके विकास की जो
विकास के बारे में सोचने की बात है, तो इन सब बातों के लिए इन लोगों को तो एक स्थान पर रहना पड़ेगा। तो ये घुमक्कर भी है और एक साम्राज्य भी बना रहे हैं। तो यायावर साम्राज्य जो शब्द है ये आपको नाम से विरोधाभासी लगता है, लेकिन हम इसको गौर से इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा आगे यहाँ से इसके बारे में देखिए, ये उसके कुछ पिक्चर्स सब दिए गए हैं उस समय के यायावर साम्राज्य के। अब यहाँ से देखिए साम्राज्य, इंपायर। अब यहाँ से हम लोग इसका भूमिका देखते हैं। मेसोपोटामिया में साम्राज्य स्थापित होने के 2 सहस्राब्दी बाद तक उस क्षेत्र तथा उसके पूर्व और पश्चिम में साम्राज्य निर्माण के विविध प्रयत्न होते रहे। मेसोपोटामिया में दुनिया का सबसे पहला साम्राज्य स्थापित होता है, इसको हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। और उसके 2 सहस्त्राब्दी का मतलब होता है कि 2000 साल बाद, 2000 वर्ष बाद, यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता जो समाप्त होती है, आप कह सकते हैं कि उसका जो एंडिंग टाइम है उसके 2000 साल बाद तक उस क्षेत्र यानी मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है और उसके पूरब और पश्चिम में साम्राज्य निर्माण के विविध प्रयत्न होते रहे। मतलब अनेक प्रकार से प्रयत्न जो है होते रहे कि उस मेसोपोटामिया में भी किसी साम्राज्य की स्थापना किया जाए। उसके पूर्व में भी कुछ लोगों ने साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया और मेसोपोटामिया के पश्चिम में भी साम्राज्य निर्माण का प्रयत्न जो है होता रहा। अब चलिए 6ठी शताब्दी ईस्वी तक, अब ईस्वी आ गया। ईरानियों ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब ये देख रहे हैं कि जो असीरिया था ये मेसोपोटामिया का जो साम्राज्य है उसी का ही एक भाग था। तो देखिए 600 AD 600 ईस्वी में क्या हो जा रहा है कि जो ईरानी है, ये ईरानी लोग क्या करते हैं कि असीरिया का जो साम्राज्य है उसके अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण कर ले रहा, अपना कब्जा कर ले रहा है। स्थल मार्गों के साथ साथ भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ। अब जो स्थल मार्ग है यानी जमीन के जो रास्ते हैं उसके साथ साथ भूमध्य सागर, आप जान रहे हैं कि जो ईरान मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, जहां अफ्रीका और यूरोप का जो भाग है वहीं पर आपका ये मेडिटेरेनियन सी है, आपको भूमध्य सागर है। तो स्थल मार्ग जो है, जमीन का जो रास्ता है, उसके साथ भूमध्य सागर का जो तटवर्ती क्षेत्र है, उसका जो किनारा है इस सागर का, उसमें व्यापारिक संबंध का विकास हो रहा है। किसका? ये ईरान का हो रहा है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में सुधार हुआ। अब जब भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र में व्यापारिक संबंध बढ़ रहा है उसके किनारे पर, तो क्या हो रहा है कि एक्सचेंजिंग हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन के कारण व्यापार में सुधार हुआ। और इस वजह से पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यूनानी नगर, ग्रीस टाउन कह सकते हैं, यूनानी नगर तथा उनकी बस्तियों को लाभ हुआ। अब जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में देखिएगा कि जो उसके पूरब में जो यूनान का नगर है, यूनान ग्रीस के जो नगर है, तो इनको क्या हुआ और उनकी जो बस्ती है उसको बहुत सारा लाभ हुआ। उन्हें काला सागर के उत्तर में रहने वाले यायावर लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क से भी बहुत फायदा हुआ। अब क्या हुआ कि इन्हें काला सागर, ब्लैक सी के उत्तर में रहने वाले जो यायावर लोग हैं, घुमक्कर लोग हैं, उनके साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क से भी बहुत फायदा हुआ। किसको? इन ईरानियों को फायदा हुआ, यूनानियों को फायदा हुआ। यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस और स्पार्टा के नगर राज्य नागरिक जीवन के केंद्र बने रहे। अब ये यूनान के जो 2 महत्वपूर्ण नगर देख रहे हैं, एक का नाम है एथेंस और एक का नाम है स्पार्टा। तो यहाँ पर आपको नागरिक जीवन अगर देखा जाए, सिटीजन लाइफ
की अगर बात किया जाए तो बहुत ही डेवलप सिटीजन लाइफ जो है, नागरिक जीवन देखने को एथेंस और स्पार्टा में मिलता है इस समय। अब देखिए चतुर्थ शती ईस्वी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब हो गया, चतुर्थ शती का मतलब 400 ईस्वी हो गया, और उत्तरार्ध का मतलब हो गया कि आधा के बाद, यानी 450 ईस्वी के बाद की बात है। बाद में जो यूनानी राज्य जो है उनमें मैसिडोन राज्य के राजा सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किए। ये चतुर्थ शती ईस्वी के स्थान पर इसको ईसा पूर्व होना चाहिए। ईस्वी अगर लिख देते हैं तो सिकंदर, चूँकि आप जान रहे हैं अगर वो सिकंदर है, ये ईरान था, हाँ वही है, वही सिकंदर है, तो वो 323 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में आप देखते हैं कि ये भारत की सीमा पर ये अटैक करता है, जहाँ राजा पोरस से झेलम का युद्ध होता है। तो ये 400 ईस्वी के बाद इसके रहने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 323 ईसा पूर्व में ये इसकी मृत्यु भी हो जाती है, ये बीमार पड़ जाता है और मृत्यु भी हो जाती है। चतुर्थ शती ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में यूनानी राज्यों में जो मैसिडोन राज्य है वहाँ के राजा है सिकंदर, इसने कई सैन्य अभियान किए। अब ये जो सिकंदर है मैसिडोन या मैसिडोनिया का राजा, और ये यूनान का ही एक राज्य है मैसिडोन, ये यूनानी है सिकंदर। तो ये सिकंदर कितना आपको मिलिट्री आपको अभियान करता है, सैनिक अभियान करता है, अपने सेना लेकर के हमला करता है अब पड़ोसी देशों में, दूर के देशों में। और उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, उसके बाद पश्चिमी एशिया, देखिए आगे पश्चिमी एशिया, उसके बाद ईरान तथा भारत में, हाँ व्यास नदी, व्यास तक के क्षेत्र को जीत लिया। देखिए कहाँ कहाँ जीता सिकंदर। ये यूनान के मैसिडोनिया का सिकंदर है जो उत्तरी अफ्रीका को जीतता है, पश्चिमी एशिया वेस्टर्न एशिया को जीतता है, ईरान को जीतता है, और भारत में आपको व्यास तक के क्षेत्र को जीत लिया। इसी व्यास नदी के किनारे पर आप देखेंगे कि व्यास नदी के किनारे, या झेलम नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको, व्यास को, लेकिन व्यास का पौराणिक नाम बिपाशा है। तो यहाँ पर पोरस से इसकी लड़ाई होती है सिकंदर को, जिसमें पोरस हार जाता है, लेकिन इतनी बहादुरी से पोरस लड़ता है कि उससे सिकंदर, क्योंकि वीर है, वीर पुरुष है सिकंदर, वह बड़ा खुश होता है पोरस की बहादुरी देख करके, और इसलिए पोरस से दोस्ती कर लेता है, और उसके बाद पोरस का राज वापस कर देता है। तो व्यास तक, भारत में व्यास तक के क्षेत्र को जीत लिया उसने, उसके सैनिकों ने, और आगे पूर्व में जाने से मना कर दिया। अब उसका जो सेना है, उत्तरी अफ्रीका में अभियान किया, पश्चिमी एशिया में अभियान किया, ईरान में अभियान किया, और भारत में इसकी टक्कर पोरस से हो रही है। और जब वह पूर्व की तरफ, उससे पूरब, चूँकि मगध साम्राज्य है, और मगध साम्राज्य में नंद वंश का शासन है, और यहाँ पर जो घनानंद है वह इतना मजबूत शासक है कि उसके बारे में जब उसके सैनिक सुनते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती है कि हम मगध साम्राज्य से लोहा ले, क्योंकि 6 लाख सेना थी उनके पास में, और उनकी सेना विश्व प्रसिद्ध थी मगध साम्राज्य की। इसलिए पूर्व में जाने से इसका सेना मना कर देता है, और सिकंदर का सैन्य दल पीछे मुड़ गया, बैक हो गया। यद्यपि कई यूनानी इस क्षेत्र में ही रह गए, और बहुत सारे जो यूनानी थे वो जो व्यास के क्षेत्र में ही, कुछ जो ग्रीस के लोग थे जो यूनानी थे, ये लोग रह गए। कुछ जो है सिकंदर के साथ चला गया, और कुछ जो है से वही पोरस का जो राज वापस किया था, तो वही व्यास नदी के क्षेत्र के आसपास ही कुछ यूनानी लोग जो है आपको रह गए। तो सिकंदर के नियंत्रण में इस पूरे क्षेत्र में यूनानियों और स्थानीय लोगों में आदर्शों और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हो रहा था। अब सिकंदर के तो चला गया, लेकिन ये क्षेत्र है जो पोरस वाला क्षेत्र है, तो वो व्यास का जो क्षेत्र है, तो ये सिकंदर के नियंत्रण में ही है ना। ऐसा थोड़े है वहाँ पर किसी को वो डिप्यूट करता है, किसी को जिम्मेवारी देता है वहाँ का सेनापति बना करके, और वहाँ पर शासन करता है।
तो ये स्वाभाविक है कि जब यूनानी लोग वहाँ रहेंगे तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके संपर्क में आएंगे, तो उनके जो आइडियल्स आदर्श है और उसके जो कल्चर्स है और जो उनकी परंपराएं हैं यूनान और भारत की, तो उसका क्या होगा, आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, आदान प्रदान होगा। कुछ हम उनकी आदर्श और सांस्कृतिक परंपराओं को सीखेंगे जो अच्छे लगेंगे, और कुछ यूनानी लोग जो है भारतीय आदर्श और सांस्कृतिक परंपराओं को सीखेंगे, तो इसका आदान प्रदान हो रहा है और पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण हो गया, जिसे अंग्रेजी में हेलेनाइजेशन कहा जाता है। अब क्या हुआ कि जो भी उस व्यास के आसपास के रहने वाले जो भारतीय लोग थे वह यूनानी आदर्शों और सांस्कृतिक प्रभाव के परंपराओं के संपर्क में आने के कारण उनका हेलेनाइजेशन हो गया, यानी यूनानीकरण हो गया, पूरी तरह से यूनानी कल्चर के वे हो गए, क्योंकि यूनानियों को हेलेनिस कहते थे। यूनानी भाषा इस क्षेत्र की एक जानी पहचानी भाषा बन गई। अब देखिए वहाँ का लैंग्वेज बन गया यूनानी, लेकिन सिकंदर के साम्राज्य की यह राजनीतिक एकता उसकी मृत्यु के तुरंत बाद विघटित हो गई। लेकिन चूंकि 323 ईसा पूर्व में ही हम जानते हैं कि सिकंदर की मृत्यु हो गई थी बीमार पड़ने के कारण, और इसलिए सिकंदर के साम्राज्य की जो यह पॉलिटिकल यूनिटी थी, राजनीतिक एकता थी, उसकी मृत्यु के तुरंत बाद विघटित हो गई, समाप्त हो गई। हालांकि इसके 3 शताब्दी बाद तक 300 वर्ष बाद तक यूनानी संस्कृति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनी रही। लेकिन जो यूनानी कल्चर है, चूँकि व्यास के क्षेत्र में रहने वाले जो भारतीय थे उनका हेलेनाइजेशन हो गया था, यूनानीकरण हो गया था, और वह यूनानी हम कह सकते हैं कि आदर्श और सांस्कृतिक परंपराओं को अपना लिए थे। तो परंपराएं इतना जल्दी समाप्त नहीं होती है, तो इसलिए 300 वर्ष बाद तक यूनानी संस्कृति इस क्षेत्र में अभी भी बनी रही। इस क्षेत्र के इतिहास में यह काल प्रायः यूनानी काल के नाम से जाना जाता है। अगर हम इस क्षेत्र के इतिहास को देखें, यानी भारत के पश्चिमोत्तर जो सीमा है, जहाँ जो व्यास का जो क्षेत्र है, व्यास नदी का जो क्षेत्र है, तो वहाँ की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र का जो इतिहास है वहाँ उसमें क्या हुआ, यह काल जो है यूनानी काल के नाम से हम उसको जान सकते हैं। लेकिन यह मान्यता यूनानी विश्वासों और विचारों की तरह ही अन्य महत्वपूर्ण, संभवतः इससे भी अधिक महत्वपूर्ण संस्कृतियों, मुख्य रूप से ईरान के पुराने साम्राज्य से संबंधित ईरानी संस्कृति की महत्ता को अस्वीकार कर देती है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो मान्यता है यूनानी विश्वासों और विचारों की तरह ही अन्य महत्वपूर्ण संस्कृतियों की महत्ता को अस्वीकार कर देती है। यानी लेकिन यह मान्यता यूनानी विश्वासों और विचारों की तरह ही अन्य महत्वपूर्ण संस्कृतियों की महत्ता को अस्वीकार कर देती है। तो अगर इसको देखा जाए तो कहा जाता है कि 300 वर्षों तक जो यह संस्कृति बनी रही, तो इसकी महत्ता जो है ये, इसको हम उतना ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हम उसको प्रभाव से उसको नहीं देख सकते, उतना महत्व नहीं दे सकते हैं उसको, उसकी महत्ता। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से ईरान के पुराने साम्राज्य से संबंधित ईरानी संस्कृति, जो ओल्डेस्ट एम्पायर है, जो पुराने साम्राज्य है ईरान का, उससे संबंधित जो ईरानी कल्चर है उसकी महत्ता को भी अस्वीकार कर देती है। मतलब कहने का मतलब है कि ये कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, हेलेनाइजेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह से बिल्कुल कहा कि हूबहू पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गया यूनानी कल्चर, ये बात नहीं। अगर सार अगर इसका मुख्य रूप से देखा जाए तो यही होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप इसका पैराग्राफ। इसके बाद के भावी इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में इस अनुभाग में पता लगेगा। इसके बाद के भावी इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में इस अनुभाग में पता लगेगा। इसके बाद के का जो भी इतिहास है उसका हमें पता लगेगा। सिकंदर के साम्राज्य के विघटन
के फलस्वरूप हुई राजनीतिक कलह का लाभ उठाते हुए रोम के मध्य इतालवी नगर इटली को ही इतालवी कहा जाता है, इतालवी नगर राज्य के छोटे किंतु सुसंगठित सैन्य बल ने दूसरी शती ईस्वी से उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया। अब देखिए रोम आ गया है। रोम के मध्य में एक इटली का नगर राज्य है और उसका एक छोटा ही सैनिक है, लेकिन वो सैनिक पूरी तरह से सुसंगठित है, पूरा सिस्टमेटिक है और वो दूसरी शती ईस्वी से 200 ईस्वी से ही क्या करता है कि जो नॉर्थ अफ्रीका है, उत्तरी अफ्रीका है और जो पूर्वी भूमध्य सागर है, इस पर कंट्रोल कर लेता है। ये अब आ गया नया रोम आ गया। ईरान को आप देख रहे थे कि किस तरह से ईरान जो है वह उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर रहा था। अब ये इसमें कौन आ गया? इसमें रोम कूद गया, इटालवी नगर राज्य कूद गया, बीच में सिकंदर आया। उस समय रोम एक गणतंत्र था, एक हम कह सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक गणतंत्र रिपब्लिक था रोम, उस समय रिपब्लिक था। यद्यपि वहाँ की सरकार निर्वाचन की एक जटिल व्यवस्था पर आधारित थी। आज की तरह पूरी तरह से हम गणतंत्र नहीं कह सकते हैं। उसकी जो गणतंत्र थी उसमें सरकार जो है वह सरकार का जो निर्वाचन किया जाता था वह एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम पर यह आधारित था, जटिल व्यवस्था पर आधारित थी। लेकिन राजनीतिक संस्थाएं जन्म और धन संपदा को कुछ महत्व देती थी। लेकिन जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, राजनीतिक संस्थाएं थी, वह जन्म और धन संपदा को कुछ महत्व देती थी, किसी के प्रॉपर्टी को इम्पोर्टेंस देती थी और किसी व्यक्ति का अगर जन्म हुआ है रोम में या फिर इतालवी नगर में, तो नगर राज्य में, तो फिर उसको इम्पोर्टेंस देती थी, महत्व देती थी। यहाँ का समाज दासता से भी लाभान्वित था, गुलामी से भी लाभ उठाता था। रोम की सैन्य शक्ति ने एक समय सिकंदर के साम्राज्य का भाग रहे राज्यों के बीच व्यापार हेतु तंत्र स्थापित किया। अब ये जो रोमन एम्पायर है, रोम का साम्राज्य है, यह सिकंदर के साम्राज्य का भाग रहे जो राज्य थे, सिकंदर के साम्राज्य का जो कुछ भाग था उसके बीच व्यापार के लिए तंत्र स्थापित किया। ये रोमन एम्पायर सिकंदर के साम्राज्य के भाग में भी व्यापारिक तंत्र स्थापित किया। प्रथम शती ईस्वी के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। देखिए ये जूलियस सीजर है, ये उच्च कुल यानी हम कह सकते हैं सभ्रांत जिसको बोला जाता है, उच्च कुल, उच्च खानदान आप रोम का कह सकते हैं। प्रथम शती ईस्वी यानी कह सकते हैं कि 100 ईस्वी 0 से 100 ईस्वी के बीच वाला टाइम की बात हो रही है कि प्रथम शती ईस्वी के मध्य आपको उच्च कुल में जन्म लेता है एक नायक, एक सैन्य नायक, एक मिलिट्री नायक जन्म लेता है रोम में, जिसका नाम है जूलियस सीजर। और उसके अधीन जो रोम साम्राज्य है वह आज का जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है और जो जर्मनी है, वहाँ तक ये अपना आपको जूलियस सीजर जो है फैलाव कर लेता है। देखिए प्रथम शताब्दी ईस्वी में जूलियस सीजर हो रहा, रोमन एम्पायर का शासक हो रहा। और ये इंग्लैंड है, आज का जो इंग्लैंड और जर्मनी है वहाँ तक इसका साम्राज्य फैल जाता है। लातिनी जो रोम में बोली जाती थी, साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। रोम में जो भाषा बोली जाती थी उसको लातिनी या लैटिन भाषा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। लैटिन को ही हिंदी में लातिनी कहते हैं। तो ये रोम में बोली जाती थी लैटिन भाषा और यही रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। हालांकि पूर्व में रहने वाले कई लोग यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते थे और कुछ रोम के पूर्वी भाग में रहने वाले जो लोग थे वह यूनानी भाषा को भी बोलते थे।
रोम के लोगों में यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था। जो यूनानी कल्चर था उसके प्रति आपको रोम के लोगों में गहरा आपको आदर भाव था, सम्मान करते थे आपको यूनानी कल्चर का, यूनानी संस्कृति का। प्रथम शती ईसा पूर्व के अंतिम भाग में साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन हुए। अब ये जो रोमन साम्राज्य है इसका अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, राजनीतिक ढांचा देखते हैं, तो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। कब हुआ? प्रथम शती ईसा पूर्व में, यानी हम कह सकते हैं कि 0 से 100 वर्ष जो था उसके बीच में। अब देखिए चतुर्थ शती ईस्वी में 400 ईस्वी हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंटाइन के ईसाई बनने के बाद इस साम्राज्य का काफ़ी हद तक ईसाईकरण हो गया। रोमन साम्राज्य का ईसाईकरण हो रहा। ये सम्राट है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सम्राट है ये रोम का। और ये ईसाई धर्म को एडॉप्ट कर लेता, अपना लेता है। जब ये कॉन्स्टेंटाइन, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो है 400 ईस्वी के आसपास जब ईसाई धर्म को एडॉप्ट कर लेता, अपना लेता है, तो ये जो साम्राज्य है ये काफ़ी हद तक इस पूरे रोमन साम्राज्य का ईसाईकरण हो जाता है। सभी लोग ईसाई धर्म को मानने लगते हैं। शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए चौथी शती ईस्वी में रोमन साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अब रोमन साम्राज्य है, चूँकि इतना बड़ा साम्राज्य है, तो इतने बड़े साम्राज्य के शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, चूँकि एक बड़े साम्राज्य के शासन को सुचारू ढंग से चलाना इतना आसान काम नहीं होता, इसलिए रोमन साम्राज्य को पूर्वी साम्राज्य और पश्चिमी साम्राज्य में 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है 400 ईस्वी के आसपास। लेकिन पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्रों में गोथ, विसिगोथ, वैंडल व अन्य की जनजातियों तथा रोम के बीच स्थित व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। लेकिन पश्चिम में रोमन साम्राज्य के पश्चिम में कुछ जनजातियां हैं, कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। तो वो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जनजातियां हैं, उनका नाम है गोथ, विसिगोथ और वैंडल, और अन्य भी कई जनजातियां हैं। और तो उनके बीच और रोम के बीच जो स्थित व्यवस्था है, अब वो उसमें क्या हो रहा है, टकराव होना शुरू हो गया। ये व्यवस्थाएं व्यापार, सैन्य भर्ती तथा बसने से जुड़ी थी। ये व्यापार से संबंधित थी ये व्यवस्था, और सेना में जो भर्ती की जाती थी उससे जुड़ी हुई ये बातें थी। तो ये बिगड़ रहा दोनों के बीच, और जनजातियों ने रोम प्रशासन पर अपने आक्रमणों में वृद्धि कर दी। अब ये जो जनजातियां हैं, गोथ, विसिगोथ, वैंडल और अन्य जो जनजातियां हैं, ये रोम प्रशासन पर अपना आक्रमण जो है बढ़ा देता है। ये मतभेद बढ़ते गए और साम्राज्य के आंतरिक मतभेदों में जुड़ गए। अब साम्राज्य का एक इंटरनल हम कह सकते हैं कि इन लोगों का आपको विचारधारा नहीं मिल रही है दोनों का। फलतः 5वीं शती ईस्वी आते आते, 500 ईस्वी आते आते लगभग पश्चिम का यह साम्राज्य नष्ट हो गया। जो वेस्टर्न रोमन साम्राज्य देख रहे हैं वो समाप्त हो गया। 455 ईस्वी के आसपास शायद इसको देखेंगे, इसका ये होता है 5वीं शती ईस्वी के आसपास से आपको पश्चिमी रोमन साम्राज्य नष्ट हो जाता है। क्योंकि पश्चिम की तरफ ही तो है ये जनजातीय गोथ, विसिगोथ, वैंडल और भी जनजाति है। पूर्व के साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत ही जनजातियों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। अब जो पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो सीमा है, तो उसके ही अंतर्गत ये जनजातियों ने क्या किया, अपना राज्य स्थापित कर लिया। ईसाई चर्च से प्रोत्साहन पाकर 9वीं शती ईस्वी, 9वीं शती ईस्वी मतलब 800 से 900 ईस्वी के बीच की बात हो रही है कि ईसाई जो चर्च है उससे इनको प्रोत्साहन मिल रहा। और प्रोत्साहन मिलने के बाद में ऐसे ही कुछ राज्यों को मिलाकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई। एक होली रोमन इंपायर की स्थापना हो रही है चर्च से प्रोत्साहन पाकर। पवित्र रोमन साम्राज्य ने पुराने रोमन साम्राज्य के साथ
निरंतरता का दावा किया। अब जो पवित्र रोमन साम्राज्य है वह जो पुराना रोमन साम्राज्य है उसी के साथ निरंतरता का दावा किया। उसका कहना है कि जो पुराना रोमन साम्राज्य है वही कंटिन्यू में आगे बढ़ करके निरंतरता में आगे बढ़ के पवित्र रोमन साम्राज्य होली रोमन एम्पायर में कन्वर्ट हुआ। अब ये देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया है कोरिंथ के यूनानी नगर के भग्नावशेष। देखिए ये प्रथम शती ईस्वी के आसपास के ये यूनान के नगर है और उनका जो आप भग्नावशेष यहाँ पर देख रहे हैं। ये एक दिन में होना भी नहीं है, लंबा हो जाएगा। ये कोरिंथ नगर का देखिए भग्नावशेष हम लोग देख लेते हैं। एक देखिए ये कोरिंथ नगर का भग्नावशेष है। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये आपको पिलर्स वगैरह उस जमाने में कितने मोटे मोटे पिलर्स जो है यूनानी लोग बनाते थे और कुछ जो है ये टूटा फूटा अवस्था में है और ये कितना बड़ा नगर होता था। देखिए ये सब ईंट का बना हुआ, ये सब जो बना हुआ है ये चार दीवारी सब है, बाउंड्रीज वगैरह आप चित्र में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये कुछ दिख रहा है। तो कहने का अर्थ है कि बड़ा ही भव्य ये कोरिंथ का नगर है जो यूनानी नगर है। इसका चित्र आपको समझने के लिए दिया है कि ये सोचिए कि आज से 2000 वर्ष पहले का आपका ये नगर है। और आगे देखिए यहाँ पर उसके बाद ये वाला यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इसको हम लोग आज ये समाप्त नहीं करेंगे, इसको हम लोग एक और अगले लेक्चर में इसको हम लोग समाप्त करेंगे और तब हम इसका कालक्रम दूसरे लेक्चर में, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो यहीं पर हम क्या करते हैं कि आज हम अपना जो लेक्चर है हमारा सेकंड चैप्टर का क्लास 11th हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन हमारा लेक्चर है वह यहीं पर समाप्त होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।